बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईएनए। मैं हूं शराज राय और आज स्टूडेंट आपके लिए क्लास 11th वेक्टर का लेक्चर नंबर 8 लाए हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। इसमें सिंपल आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट आपके पास एक वेक्टर ए है बच्चों, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा है। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं लेट कह देता हूं सी। अब चूंकि रिजल्ट इसमें जो आंसर आएगा वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड ए सी वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको आप फिगर में अगर देखें तो ये आ जाएगा बच्चों ए वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर। इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है बच्चों? थीटा। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ये जो बी के कंपोनेंट बनाएंगे तो बी के बच्चों दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा बी एक्स, यानी यहां से लेकर यहां तक बी एक्स कंपोनेंट। एक बनेगा ये वाला कंपोनेंट दैट इज बी वाई कंपोनेंट। अब आपको ये पता है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन में है बच्चों, इस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता था। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, और वो है आपके पास बी वाई। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस तरह के प्रोडक्ट को हम नाम देंगे बच्चों किसका प्रोडक्ट है? ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं बच्चों, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लिया था आपने, तो तभी दो वेक्टर अलाइन हो गए थे, आपने कहा रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं रही। जबकि इस केस में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। तो जब दो वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर आते हैं तो अब तो रिजल्टेंट डायरेक्शन आप बता सकते हैं। जब दो वेक्टर सेमनेस हो जाए, यानी ये सेम लाइन में आ जाए, तो आप रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं रहती किसी भी वेक्टर्स की। आप कहते हैं प्लेन में कोई डायरेक्शन में नहीं है। जबकि ये दो वेक्टर्स यूं आ जाएं तो अब तो रिजल्टेंट डायरेक्शन आप बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब रिजल्ट कुछ ना कुछ डायरेक्शन रखेगा। तो मैं यूं बच्चों इसके साथ लिख लेता हूं एन यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके लिए हमने एक डायरेक्शन के लिए एक रूल हम स्टडी करेंगे, उसको भी साथ साथ देखते हैं। इसको बच्चों यूं भी लिख सकते हैं, जरा देखें थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। सो बी वाई को लिख सकते हैं आप दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सो मींस इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा इंटू व्हाट? एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर के लिए बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट में एक रूल है, इस रूल को स्टडी करते हैं। तो एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की बताएगा, यानी एन यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ये जो रिजल्ट है, इसका आंसर है, इसकी डायरेक्शन बताएगा। अब डायरेक्शन के लिए वी विल यूज ए राइट हैंड रूल। हमारे पास कौन सा रूल है बच्चों? राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, curling the finger of your right hand such that if a cross b, if a vector and another vector is b vector, so a cross b means rotating vector a in the direction of b. a cross b का मतलब बच्चों ये है, आपने a वेक्टर को b वेक्टर की तरफ रोटेट करना है राइट हैंड की मदद से। सो रूल ये कहता है आपको विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रोटेटिंग योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ए टूवर्ड बी। सो ए से बी की तरफ आपने रोटेट करनी है फिंगर्स, विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन, योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। सो वेक्टर ए है बच्चों, ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे। सो ए से बी की तरफ रोटेट करें तो थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अब थंब किधर को निकला हुआ है? थंब इस बोर्ड या इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है बच्चों। सो मींस ये जो एन वेक्टर होता है, एन यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन बताता है किसकी? सी वेक्टर की। अब सी वेक्टर कैसा होता है बच्चों? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इंक्लूड्स वेक्टर ए एंड बी। यानी ये ए और बी, जाहिर सी बात है ए और बी बच्चों एक प्लेन में लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या है? ये एक प्लेन है। ए बी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर बताने के लिए अगर ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो आपने ए वेक्टर को रोटेट करने है बी की डायरेक्शन में, तो योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अब थंब किधर को निकला हुआ है?
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये बोर्ड है इस पे परपेंडिकुलर, यानी यूं बाहर की तरफ है। सो मींस आप यूं भी कह सकते हैं विच एन यूनिट वेक्टर इज ए ऑलवेज, या आप कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ दिस सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इंक्लूड्स वेक्टर ए एंड बी, या द प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी, यानी वो प्लेन जिसमें ए बी वेक्टर लाई करते हैं, सी की डायरेक्शन उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। ये बच्चों आ गया राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में कुछ हमारे पास प्लस माइनस के सिंबल हैं, यानी अगर बच्चों आप ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं तो आपका थंब आउटवर्ड निकल रहा है, बाहर की तरफ, प्लेन से आउटवर्ड नॉर्मल निकल रहा है। सो मींस व्हेनेवर you rotate A in the direction of B, your thumb indicate the direction of C which is outward. So outward के लिए आप लेंगे outward normal will be taken as positive. So keep in mind students, outward normal को हम पॉजिटिव लेंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप B को A की तरफ रोटेट करें, यानी B क्रॉस A की मैं बात कर रहा हूं। सो मींस इस केस में आप जरा गौर करें, ये जो पहला केस था A क्रॉस B में रिजल्टेंट किस तरह था, आउटवर्ड नॉर्मल था। तो आउटवर्ड नॉर्मल के लिए आपके पास ये जो n है ये बच्चों कैसा आएगा, इट विल बी पॉजिटिव n। सो पॉजिटिव n का मतलब ये है कि आपने A को B की तरफ रोटेट किया, डायरेक्शन किधर को आ रही है, आउटवर्ड द प्लेन आ रही है। आउटवर्ड का दूसरा मतलब ये भी आप कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। लेट बच्चों ये दो वेक्टर हैं, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन है, तो आप A को B की तरफ रोटेट कर रहे हैं। लेट मैं यूं लिख देता हूं, रोटेटिंग वेक्टर A टुवर्ड B। इसको आप B की तरफ रोटेट करेंगे तो आपका थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ C। सो C की डायरेक्शन किधर आ रही है बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी अपवर्ड। सो अपवर्ड के लिए भी क्या लेंगे हम, n की यूनिट वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे। सो साइन का ख्याल करना आपने। अब ये पॉसिबिलिटी ये है, ये तो A वेक्टर था, ये A वेक्टर था, इसको मैं रेड से ले लेता हूं। दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। A से B की तरफ गए, A क्रॉस B, रिजल्ट अपवर्ड आया, यानी आपके पास नॉर्मल जो आ रहे हैं पर वो क्या आ रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड के लिए हमने सिंबल यूज किया पॉजिटिव, यानी हमने यहां पे पॉजिटिव लगाना है। अब बच्चों अगर मैं यूं करूं, ये B वेक्टर है, रोटेटिंग B इन द डायरेक्शन ऑफ A। सो B को A की तरफ रोटेट करें तो यूं हो जाएगा, रोटेटिंग B इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो जब यूं रोटेट करेंगे बच्चों तो थंब किधर जा रहा है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मींस है तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो मींस n यूनिट वेक्टर की B क्रॉस A में नेगेटिव वैल्यू लेंगे बच्चों। सो मींस इस केस में अगर आप गौर करें तो B को अगर जब A की तरफ रोटेट करें, B को A की तरफ रोटेट करें तो थंब किधर को जा रहा है, इनवर्ड। सो जब भी किसी प्लेन के so in case of B cross A which is equal to B into A y component into sin into n unit vector। अब B को A की तरफ रोटेट करें तो B को A की तरफ रोटेट किया तो आपके पास रिजल्टेंट जो आया, रिजल्टेंट वेक्टर जो है C, इस C की डायरेक्शन क्या है बच्चों, इनटू द प्लेन है। सो फॉर इनटू द प्लेन direction of C which is negative n unit vector। सो मीन्स आपने इस केस में क्या लेना है बच्चों, डायरेक्शन बताने के लिए नेगेटिव n यूनिट वेक्टर लेना है। सो इनवर्ड प्लेन या डाउनवर्ड प्लेन, तो दोनों केस में इनवर्ड हो या आपके पास बच्चों आए डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड सिचुएशन में या इनवर्ड टू द प्लेन जब भी डायरेक्शन बताएंगे तो n यूनिट वेक्टर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो इस n को क्या लिखूंगा बच्चों में, बताएं शाबाश। सो B क्रॉस A इज इक्वल टू B A y बच्चों क्या होता है, A साइन थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों इस केस में, माइनस n यूनिट वेक्टर। सो B क्रॉस A में बच्चों आपके पास आएगा माइनस n यूनिट वेक्टर आएगा। अब आपको ये भी पता है ये माइनस है तो माइनस को आप शुरू में लिख सकते हैं, यहां पर कोई मसला नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A B साइन थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड। चूंकि साइन थीटा एक नंबर है, A भी स्केलर है, B भी स्केलर है, तो ये क्या आएगा बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन सिर्फ n बताएगा। सो मींस A B साइन थीटा लिखें या B A साइन थीटा लिखें, कोई फर्क इस बात पे नहीं पड़ता।
सो बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू वर्ड विच इज ए क्रॉस बी। सो मीन्स आप लिख सकते हैं बी वेक्टर बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम ए क्रॉस बी वेक्टर। So keep in mind students the most important property which is called anti-commutative property. So means vector product किसको obey करता है बच्चों? anti-commutative law को। इसमें ये ध्यान में रखना है आपने a vector cross b vector is doesn't equal to b cross a, यानी commutative law को ये obey नहीं करता, यानी a cross b doesn't equal to b cross a. This statement is correct for 99%, यानी 99% ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। 99% आप बता सकते हैं कि a क्रॉस b डजंट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a ये भी हो सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास हो सकती है, इसको नोट कर लें। यानी a क्रॉस b लिख लेता हूं मैं यहां पर, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में बच्चों हो सकता है। या तो आपके पास एंगल थीटा आपके पास 0 डिग्री है, या आपके पास एंगल थीटा बच्चों 180 डिग्री हो, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको पता है साइन 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो अगर पैरेलल हो या वो एंटी पैरेलल हो वेक्टर्स, तो उस केस में a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होगा, क्योंकि a क्रॉस b का रिजल्ट भी एक नल वेक्टर आएगा, b क्रॉस a का भी रिजल्ट एक नल वेक्टर आएगा। सो नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ इस केस में होल्ड करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है कि अगर आपके पास एक वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो, यानी ए वेक्टर नल वेक्टर नहीं है और बी वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। लेट आपके पास एक वेक्टर, दोनों में से ए और बी में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो, कोई एक, तो उस केस में भी आपके पास रिजल्ट इस साइड भी नल वेक्टर आएगा और इस साइड भी नल वेक्टर आएगा। सो मींस दो पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a whenever two vectors are parallel, whenever two vectors are anti-parallel, or if we have two vectors, one vector is null vector and other is non-zero vectors, so means result will be a क्रॉस b is equal to b क्रॉस a। so ये आपके पास इस केस में ट्रू हो सकती है, अदरवाइज हर सिचुएशन में a क्रॉस b डजंट इक्वल टू b क्रॉस a। इट ओनली ओबे बच्चों एंटी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी b क्रॉस a इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम b क्रॉस a, क्योंकि ये तो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है आपके पास। आप a को b की तरफ रोटेट करते हैं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन अपवर्ड आती है, लेकिन अगर b को a की तरफ रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन किधर आती है बच्चों? डाउनवर्ड आती है। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, a क्रॉस b इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम b क्रॉस a ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास जनरल वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसकी एक सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों, टॉर्क। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स एफ। इसको बच्चों कहा जाता था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता था। इसमें आप यूं भी लिख सकते थे बच्चों इसको r इंटू एफ साइन थीटा और साथ में बच्चों लगाते थे n यूनिट वेक्टर। फिर आप यूं भी कहते थे अगर कोई बॉडी, कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, चूंकि टॉर्क का मतलब क्या है? रोटेशन, कोई रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम थंब आपका आ रहा था अपवर्ड, तो आपने कहा था टॉर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। फिर आपने कहा जी अगर कोई चीज क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड टॉर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो क्लॉकवाइज के लिए आपने इसको नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में इसको आपने पॉजिटिव लिया था बच्चों, क्योंकि ये क्या है आपके पास? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि लेट आपके पास एक चीज है, मैं इधर ये कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूं। इस ऑब्जेक्ट को बच्चों मैं इस जगह से बांध देता हूं, यहां से मैंने इसको बांध दिया है। अब जरा गौर करें, यहां से लेकर बच्चों यहां तक इसका जो पोजीशन वेक्टर या जिसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, दिस इज मोमेंट आर्म, और यहां पे बच्चों मैं फोर्स लगाऊंगा, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट में बच्चों फोर्स लगा रहा हूं। अब जरा गौर करें, अगर मैं फोर्स बच्चों इसकी डायरेक्शन में लगाऊं, आर की डायरेक्शन में, यानी फोर्स में यूं लगाऊं, आया ये रोटेट करेगा?
नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी भी कोई दरवाज़ा है उसको बिल्कुल हैंडल से बिल्कुल पैरेलल या इन द डायरेक्शन ऑफ आर अगर आप उसको फोर्स लगाएं तो ये रोटेट नहीं करेगा, मीन्स देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट. सो टर्निंग इफेक्ट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which only appears if first vector, magnitude of the first vector and the perpendicular component of second vector. तो दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है, अगर मैं फोर्स लगाऊं यूं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, सो मीन्स अगर होगा नहीं यूं फोर्स लगाऊंगा तो ये एकदम से रोटेट करने लग जाएगा. सो मीन्स दिस इज एक्चुअली व्हाट टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट क्यों कहा है इसमें? क्योंकि एक वेक्टर पर बच्चों दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर आए तो उस दौरान आपके पास रिजल्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमने रख लिया टॉर्क का. ये चीज आपको समझ आ गई? ये तो उस टाइम ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया. फिर अगर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने सिचुएशन को यूं ली है, यानी फोर्स यूं लगाई है बच्चों, किसी एंगल थीटा पर लगाई है, सो किसी एंगल थीटा पर अगर लगाएंगे तो आपको ये पता है कि इसके दो बनेंगे कंपोनेंट, यानी इसको यूं लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट बच्चों बनेगा ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बच्चों ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा. ये कंपोनेंट बच्चों कहलाएगा एफ साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाला एफ का कंपोनेंट है. और ये दूसरा कंपोनेंट ये होगा बच्चों विच इज कॉल्ड वर्ड एफ कॉस थीटा. अब आपको ये पहले बता दिया कि जो आर की डायरेक्शन में है वो टर्निंग इफेक्ट में कोई रोल प्ले नहीं करते. आर के परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर विच विल कंट्रीब्यूट टू द रिजल्टेंट वेक्टर. क्योंकि इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो टर्निंग इफेक्ट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो तब ये टर्निंग इफेक्ट होती है. तो मींस अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल थीटा पर है, तो उसके बनेंगे दो कंपोनेंट बच्चों, एक कंपोनेंट बनेगा उसके लॉन्ग, एक बनेगा उस पर परपेंडिकुलर. जो उसके लॉन्ग होगा वो तो टर्निंग इफेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, सो मींस इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा. तो टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से होगा बच्चों? एफ साइन थीटा की वजह से. तो तभी हमने कहा जी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट आप कंसिडर करते हैं. तो जब दो वेक्टर यूं 90 डिग्री पर हों तो रिजल्टेंट डायरेक्शन आप बताएंगे आपको, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में तो नहीं है कि आप रिजल्टेंट डायरेक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है. अब तो मतलब दो वेक्टर यूं आ गए, जब यूं आएंगे बच्चों तो रिजल्टेंट डायरेक्शन के लिए आपने लगाया राइट हैंड रूल, जिसमें आपने बताया कि अगर आप इसको इसकी तरफ रोटेट करें तो ये दिस विल बी टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल, अगर आप इसको इसकी तरफ लेंगे तो इट विल बी टेकन एज इनवर्ड नॉर्मल. सो मीन्स ये था आपके पास एक इसकी सिंपल एग्जाम्पल, यानी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी जनरल सिंपल एग्जांपल जो 9 से पढ़ते आ रहे हैं विच इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द वेक्टर प्रोडक्ट. सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ओबे एंटी कम्यूटेटिव लॉ. सो विच ओबे एंटी कम्यूटेटिव लॉ इसके मुताबिक आप कह सकते हैं बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के. सो दिस इज व्हाट एंटी कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट इस एंटी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. जबकि कम्यूटेटिव लॉ को आपको मैंने बताया था नहीं होल्ड करता, 99% इसको नहीं होल्ड करता. 1% पॉसिबिलिटी है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल, एंटी पैरेलल या आपके पास एक उनमें से नल वेक्टर हो. दूसरी प्रॉपर्टी, अब इसको प्रूव इसका इस पिछले में आपने वही ए क्रॉस बी के लिए लेना है, बी क्रॉस ए के लिए लेना है, उससे ये प्रूफ हो जाएगा. अब बात करते हैं बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है आपके पास पैरेललिज्म प्रॉपर्टी. पैरेललिज्म प्रॉपर्टी बच्चों दो वेक्टर पैरेलल हो तो रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट में नल वेक्टर आएगा. सो मींस आप कह सकते हैं इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज, इसका रिजल्ट बच्चों आ रहा है सी वेक्टर. तो मींस दो पैरेलल वेक्टर का मतलब है बच्चों उनके दरमियान में एंगल क्या है? 0 डिग्री, पैरेलल की कंडीशन. तो आप इसको यूं लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा कितना है बच्चों? 0 इनटू एन यूनिट वेक्टर. ये हो जाएगा बच्चों ए बी साइन 0 होता है 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0. तो ये हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर आपने लगाना है वेक्टर क्वांटिटी. सो कीप इन माइंड बच्चों इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो आएगा वो है नल वेक्टर. बाज लोग इसको 0 कह लेते हैं, तो 0 तो नहीं है, 0 तो स्केलर क्वांटिटी है. सो मींस दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है.
वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सच प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। सो मींस इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल द रिजल्टेंट विल बी अ नल वेक्टर। आप इसको जीरो नहीं कह सकते, इसको नल वेक्टर कहेंगे, यानी जीरो इज ए नंबर एंड नंबर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो मींस इस केस में मैंने तभी इसके ऊपर नल वेक्टर का सिंबल डाला है। सो कीप इन माइंड दिस इज ए पैरेललिज्म प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं बच्चों, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, दो वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या सिचुएशन है? तो मींस मैं लिख लेता हूं इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर मींस थीटा इन बिटवीन क्या है बच्चों 90 डिग्री। इस केस में ये ध्यान में रखना है कि रिजल्ट मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी C विल मैक्सिमम। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, इस केस में जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्ट में मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बच्चों क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों पुट करें 90, तो साइन 90 क्या होता है 1। आपको पता है साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ये मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं 1 और मिनिमम रखते हैं 0। सो मींस आप कह सकते हैं साइन 90 का आपको मिलता है 1, सो 1 मींस ये रिजल्ट आपको 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। अदरवाइज कोई थीटा की वैल्यू पुट करें, कम करते 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 0 पुट करेंगे तो वो नल हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सो सिर्फ वन पॉसिबिलिटी इन विच मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम only if two vectors are perpendicular to each other। so means ये हो जाएगा आपके पास sin 91 हो जाएगा into n unit vector। अब आपको ये मैंने बताया था कि what is the direction of n unit vector, it is always perpendicular to the plane containing a and b, यानी ये a और b प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है हमेशा। इस ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को सामने रख के हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं बच्चों। तो वो कुछ चीजें हमारे पास ये हैं कि आपके पास i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों i इंटू j साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। अब आपको ये भी पता है i क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 होता है, 1 इंटू 1 1। सो मींस ये हो जाएगा आपके पास 1। अब चूंकि i j बच्चों कैसे होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, मींस मैं यूं लिख सकता हूं, देखें दिस इज i वेक्टर, दिस इज j वेक्टर एंड दिस इज व्हाट k वेक्टर। इसको यूं भी बच्चों लिख सकते हैं, यूं i j एंड k वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा और करें, आई जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन इन के दरमियान में चूंकि ये दो बच्चों ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में आपको पता है दो वेक्टर ये यूनिट वेक्टर हैं और ये आपस में क्या होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, आई जे जे के पर सारे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। सो मींस ये हो जाएगा साइन 90 बच्चों, ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और एन यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है एन यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे, यानी आई और जे जाहिर सी बात एक प्लेन में लाया करेंगे और इनका जो रिजल्ट होगा वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। अब जरा और करें, आई है बच्चों, आई की डायरेक्शन में जब जे को आपने रोटेट किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज के। आउटवर्ड को आपने किस में लिया बच्चों, पॉजिटिव। सो मींस आप कह सकते हैं जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी यूं जाएंगे सो आई क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 इंटू के यूनिट वेक्टर। सो मींस दिस इज के यूनिट वेक्टर। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू व्हाट, के यूनिट वेक्टर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे, यू रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपने हमेशा वेक्टर्स को पॉजिटिव लेना है डायरेक्शन को और क्लॉकवाइज के लिए आपने रिजल्टेंट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। सो आई क्रॉस जे इज प्लस के। सो मींस जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे क्रॉस के बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है आई। सिमिलरली के क्रॉस आई बच्चों क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। सो ये था आपके पास क्लॉकवाइज नोटेशन। क्लॉकवाइज में आपके पास आपने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में आपने आई को जे की तरफ रोटेट किया तो रिजल्टेंट आपको मिल गया आउटवर्ड। सिमिलरली जे को के की तरफ फिर भी आउटवर्ड, के को आई की तरफ फिर भी जे आउटवर्ड। सो मींस ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा रिजल्टेंट जो होगा वो
पॉजिटिव लेंगे, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ली मैंने। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है कि अगर हमारे पास मैं लेता हूं J क्रॉस I, यानी क्लॉकवाइज लेता हूं, ये I क्रॉस J का मतलब ये है, I क्रॉस J का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं अगर यूं करके लेता हूं बच्चों क्लॉकवाइज J क्रॉस I, सो J क्रॉस I में मेरा थंब इनवर्ट जा रहा है, सो मींस क्लॉकवाइज रोटेशन में हमेशा अपने रिजल्टेंट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। सो इस केस में क्या, इस केस में आपके पास आया था K, इस केस में बच्चों आपके पास आएगा -K यूनिट वेक्टर। सिमिलरली J, चूंकि आपको पता है I क्रॉस J डजंट इक्वल टू J क्रॉस I, बट आप यू लिख सकते हैं I क्रॉस J इज माइनस टाइम J क्रॉस I, यानी ये लिख सकते हैं ये बात। सो मींस आपके पास अगर ये K के बराबर है तो ये हमेशा -K के बराबर आएगा। सिमिलरली J क्रॉस K आपके पास I के बराबर आया था, अगर मैं इसका एंटी कम्यूटेटिव बनाता हूं यानी K क्रॉस J करता हूं, तो वो तो आपको अभी मैंने बता दिया था कि ये एंटी कम्यूटेटिव है, तो ये अगर I है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -I, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज है। सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास होती है I क्रॉस K is equal to -J. So this is actually for clockwise notation and this is forward anti-clockwise notation बच्चों। So anti-clockwise में हमेशा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। अब बात करते हैं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। लेट बच्चों हम ले लेते हैं एक वेक्टर A है, दैट इज AX I यूनिट वेक्टर प्लस AY J यूनिट वेक्टर प्लस AZ K यूनिट वेक्टर, ये बच्चों एक A वेक्टर है। सिमिलरली मैं इसके साथ एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूं बच्चों B वेक्टर, सो B वेक्टर इज इक्वल टू BX I यूनिट वेक्टर प्लस BY J यूनिट वेक्टर प्लस BZ K यूनिट वेक्टर। ये मैंने जनरल बच्चों दो वेक्टर ले लिए। सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जरा फाइंड करते हैं। आपसे एक वेक्टर दिया दूसरा वेक्टर दिया तो आपसे बोला जाए कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। या आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो, आपको फोर्स वेक्टर दिया हो, तो आपसे पूछा जाए कि टॉर्क क्या होगा, तो मींस इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, जरा इस चीज पे जरा फोकस करते हैं। सो मींस बच्चों मैं कह सकता हूं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर A है बच्चों ये AX I यूनिट वेक्टर, AY J यूनिट वेक्टर प्लस AZ K यूनिट वेक्टर। इसके साथ बच्चों लेना है हमने क्रॉस B वेक्टर को। B वेक्टर क्या है बच्चों, BX I यूनिट वेक्टर प्लस BY J यूनिट वेक्टर प्लस BZ K यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या चीज, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट जरा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, जरा देखें। AX I यूनिट वेक्टर इन तीनों के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा, AX इंटू BX, चूंकि ये AX AY AZ ये एक स्केलर होते हैं, ये जस्ट एक स्केलर मल्टीप्लाई होते हैं, जबकि ये जो साथ में वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं इनको आपने रूल्स के मुताबिक मल्टीप्लाई करना है। सो AX BX, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों AX इंटू BX, I है I यूनिट वेक्टर क्रॉस I यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है I क्रॉस I यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है, I क्रॉस I, ये बच्चों आपको पता है कि ये होता है नल वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो मींस किसी भी वेक्टर का उसके साथ आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक नल वेक्टर आएगा। सो मींस इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज ए 0, ये टर्म 0 हो जाएगी सारी। अब आ जाएंगे दूसरी के ऊपर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस सेकंड वाले के साथ। सो AX BY I क्रॉस J, तो आपको ये मैंने बताया था I J और K, ये पॉसिबिलिटी आपको मैंने बताई थी। I क्रॉस J बच्चों क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस K यूनिट वेक्टर के। सिमिलरली प्लस AX BZ, ये तो सिंपल मतलब ये स्केलर सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन I क्रॉस K, I क्रॉस K, तो जरा गौर करें I क्रॉस K, तो ये तो क्लॉकवाइज बन रहा है, I क्रॉस K क्लॉकवाइज, तो इसके लिए J क्या होगा बच्चों, -J यूनिट वेक्टर होगा। ये चूंकि माइनस है तो इसके साथ बच्चों सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस यहां से हटाएं, इसके साथ लगा दें। ये AX को आपने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें से एक टर्म 0 होगी और दूसरी टर्म्स आपने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज पर लगाई और बता दिया, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी में I क्रॉस J था वो K के बराबर, दूसरी में K क्रॉस I था, सॉरी I क्रॉस K था एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें आपने -J लिखा। दूसरी है अब बारी है बच्चों AY की, तो AY BX प्लस AY BX AY
बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। बच्चों जे क्रॉस आई क्या है? क्लॉकवाइज। इसके लिए ये क्या होगा? माइनस के यूनिट वेक्टर। अब ये चूंकि माइनस है तो बच्चों इसके साथ क्या लग जाएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने, कोई स्टेप मिस ना हो जाए आपके से। फिर बच्चों बारी है ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे। आई क्रॉस आई भी जीरो होता है, जे क्रॉस जे भी क्या होता है बच्चों? नल वेक्टर होता है। क्योंकि ये दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, पैरेलल में आपको पता है रिजल्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। अब ए वाई बी जेड, बारी किसकी बच्चों? ए वाई बी जेड इंटू के क्रॉस के, सॉरी ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, यानी यूं जाना है जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। जे क्रॉस के क्या होता है बच्चों? आई यूनिट वेक्टर के, यानी ये प्लस ही लेंगे। अब बारी है किसकी? ए जेड वाले टर्म की। सो प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बच्चों कैसा एंटी क्लॉकवाइज है? के क्रॉस आई प्लस जे के बराबर होगा, जे यूनिट वेक्टर। अब बारी किसकी बच्चों? ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बी वाई के साथ। ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यानी यू रोटेट करना है बच्चों, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। के क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आई यूनिट वेक्टर के। अब जरा और करें, ये माइनस इंटू प्लस बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ये टर्म हो जाएगी माइनस। सिमिलरली लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ये टर्म भी क्या हो जाएगी? जीरो, यानी ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ये टर्म भी बच्चों क्या हो जाएगी? के क्रॉस के क्या होता है? जीरो। सो मीन्स तीन टर्म आपके पास हो जाएंगी जीरो, और दो टर्म हर एक फैक्टर में रह जाएंगी। ये टर्म जीरो हो जाएगी, दो टर्म्स ये रह जाएंगी, दो टर्म इसमें रह जाएंगी, और दो टर्म इसमें रह जाएंगी। सो मीन्स टोटल आपके पास बच्चों बनी कितनी टर्म्स? 6 टोटल बनी आपके पास 6 टर्म्स। 6 टर्म्स अब जरा गौर करें, जिसमें से दो टर्म्स के की हैं, दो टर्म्स आई की, दो जे की है। ये देखिए, ये के की, ये भी के की, दो के की, ये जे की है तो दूसरी आपके पास ये जे की है, दो जे की, ये आई की है बच्चों तो दूसरी आई की ये है आपके पास। सो मीन्स दो आई, दो जे, दो के, 3 टर्म्स आपके पास बनेगी, आई जे और के की। अब इसको रीराइट लिखता हूं मैं जरा यूं, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? आई को पहले लिखता हूं तो आई आपके पास किधर है? ये है ए एक्स। जरा गौर करें, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड में आई है माइनस ए जेड बी वाई। मीन्स इन दो टर्म में बच्चों आई कॉमन है तो दोनों में मैंने से कॉमन ले लिया आई को, यूं लिख सकता हूं इसको। सिमिलरली दूसरी टर्म की बारी आ जाएगी प्लस, या दूसरी टर्म आपके पास कौन सी? जे वाली, ये वाली टर्म, जे वाली किधर है बच्चों? ये। सो माइनस माइनस, इसको आई को यूं लिख लेते हैं इधर, आई यूनिट वेक्टर। सो ये हो जाएगा दूसरी टर्म बच्चों माइनस टाइम जे कॉमन ले लेते हैं इसमें, किधर है आपके पास? जे कॉमन ले लें, सो माइनस जे कॉमन लें। सो माइनस जे अगर कॉमन लेते हैं तो बच्चों ये रह जाएगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। और चूंकि माइनस आपने कॉमन लिया तो दूसरी आपके पास ये टर्म क्या है आपके पास? प्लस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगी? माइनस। तो फिर आप क्या लिख लेंगे इसको? ए जेड बी एक्स, ए जेड बच्चों बी एक्स, ये आ जाएगी आपके पास दूसरी टर्म। अब रह जाएगी के वाली टर्म, तो लिखें प्लस के यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, के वाली एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म के वाली आपके पास ये है। इन दोनों में के को ले लिए बच्चों कॉमन, ये रह जाएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स। ये सिचुएशन बच्चों रह जाएगी। यहां से आपके पास सिचुएशन ये हो जाएगी, इसको आप यूं लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड।
ये बच्चों डिटर्मिनेंट बन जाएगा आपके पास 3 क्रॉस 3 का, 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका है, उस तरीके को जरा देखेंगे। आप इसको खोलेंगे, यही चीज बनेगी आपके पास। वो तरीका मैं आपको सरसरी इधर से बता देता हूं। 2 क्रॉस 2 का तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। 2 क्रॉस 2 में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे डायगोनल में से माइनस कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 में ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकंड डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि 3 क्रॉस 3 में एक्सपेंड करते हैं बच्चों किसी रो या कॉलम से। लेट में इस रो से एक्सपेंड करता हूं, तो इसमें कितनी एंट्रीज हैं बच्चों, 3, I, J और K। इनके सिंबल ये ध्यान रखने हैं कि I को एक्सपेंड करते वक्त प्लस लगता है, J को एक्सपेंड करते वक्त माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जिस रो कॉलम से एक्सपेंड करना आपकी मर्जी है। सो जनरल ये रो 1 है, सो रो 1 से एक्सपेंड करना बहुत आसान है। एक्सपेंशन रूल ये कहता है आपको कि पहली बारी I की, तो I जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ दो बच्चों, यानी इस रो में आता है इस रो को भी छोड़ दो, और इस कॉलम में आता है इस कॉलम को भी छोड़ दो। तो मीन्स पीछे क्या बच्चे, पीछे ये रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, जस्ट लाइक 2/2। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, यानी I फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें a/bz माइनस b/az/by माइनस az/by। सो मीन्स ये बच्चों आ जाएगी फर्स्ट टर्म ये। फिर अब बारी किसकी है बच्चों, सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री क्या है आपके पास, जे के साथ क्या लगेगा बच्चों, माइनस, सो माइनस जे। अब ये जे जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है बच्चों उसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, पीछे रह जाएगा ये 4 एंट्रीज। तो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, ax bz माइनस कर लें सेकंड डायगोनल az/bx। तो ये बच्चों आ गई आपके पास। फिर तीसरे पॉसिबिलिटी आपके पास ये, थर्ड एंट्री आपके पास किस में होती है, प्लस के यूनिट वेक्टर में, प्लस के यूनिट वेक्टर में। अब प्लस के जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको बच्चों छोड़ दो, पीछे रह जाएगा ये 2/2। तो मल्टीप्लाई कर दो ax bz ax by फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई हो गया, माइनस सेकंड डायगोनल a/bx। तो ये सिचुएशन आपके पास आ रहेगी कि जब भी आपके पास a क्रॉस b की बात करें तो मींस आप उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर b, तो i j k उसके तीनों कंपोनेंट्स a के और तीनों कंपोनेंट्स y के इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये तो आपके पास 2 वेक्टर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज ईटा MCQs। तो चलें कॉपी पेन साथ में रखें और पास करके वीडियो को हर MCQs को खुद अटेम्प्ट करें। चलें स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 1 में बच्चों कह रहे हैं इफ a.c is 0 and a.b is 0 then a vector is parallel to what? इसको सोचें, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, a.c 0 मीन्स a c पर परपेंडिकुलर है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर का तब आता है जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो मीन्स a c पर बच्चों कैसा है, परपेंडिकुलर। तो मैं इधर बना लेता हूँ a वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, c वेक्टर पर। सिमिलरली a.b की मैं जब बात करूं तो बच्चों a वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों b पर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि a वेक्टर जो है ये पैरेलल होगा किसके। सो जरा इसको जरा देख लें, a वेक्टर पैरेलल होगा किसके। सो मीन्स मैं यहाँ पे एक ड्रा कर लेता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ बच्चों b वेक्टर, एक लेता हूँ बच्चों में c वेक्टर। ये a वेक्टर है और ये चूंकि b c पर a कैसा है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो मीन्स b और c पर a कैसा होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। मीन्स दिस इज व्हाट, a वेक्टर। चूंकि b पर भी परपेंडिकुलर है मीन्स ये यूं है, ये b c 2 वेक्टर प्लेन में है और थर्ड वेक्टर क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। थर्ड इज व्हाट, a वेक्टर। So keep in mind B is perpendicular to A and C is perpendicular to A, means ये थर्ड जो C वेक्टर है it is always outward normal, ये बाहर की तरफ है। आपसे पूछ रहे हैं ये A किसके पैरेलल होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, B को C की तरफ रोटेट करें, थीटा है, सो B क्रॉस C gives us what, रिजल्टेंट वेक्टर। सो B क्रॉस C का जो रिजल्ट होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, A के। सो मींस इस A के अलोंग जो वेक्टर बनेगा वो होगा बच्चों B क्रॉस C वेक्टर। क्योंकि आपको पता है B क्रॉस C का जो रिजल्ट होता है, यानी B क्रॉस C इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड C। BC प्लेन पर जो रिजल्ट यानी B क्रॉस C होगा ये परपेंडिकुलर होगा, मींस वो A के पैरेलल हो जाएगा। सो मींस A के पैरेलल वो वेक्टर है जो आपके पास, सॉरी
बी क्रॉस सी है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर जाते हैं बच्चों। इफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, यानी अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड बराबर हो तो ए और बी का बच्चों एंगल क्या होगा? वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करें। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। एंगल थीटा निकालना बहुत आसान है बच्चों। ए डॉट बी बच्चों क्या होता है? ए बी साइन थीटा, सॉरी ए डॉट बी होता है आपके पास ए बी कॉस थीटा। ये बराबर है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बच्चों होता है ए बी साइन थीटा, ये आपको पता है। चूंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, चूंकि ए क्रॉस बी में डायरेक्शन एन बताता है, तो मैग्नीट्यूड क्या था उसमें? ए बी साइन थीटा। सो मीन्स इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, ये ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर ले आए, इधर रह जाएगा, दोनों तरफ कॉस थीटा पे डिवाइड कर लें। सो ये हो जाएगा बच्चों, यहां पर रह जाएगा 1। सो साइन बाय कॉस इज व्हाट टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। तो थीटा या टेन इनवर्स 1 जो वैल्यू रखता है बच्चों, ये रखता है 45 डिग्री के लिए। अगर आप इसको बताते हैं इन टर्म ऑफ पाई तो इट विल बी पाई बाय 4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The next one and the last one is I dot j cross k is what? So बच्चों आपको पता है ये एक वेक्टर है, I यूनिट वेक्टर, j क्रॉस k एक वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने का तरीका आता है, तो निकालें जरा इसको। j क्रॉस k बच्चों क्या हो जाएगा? ये j है, j क्रॉस k इज व्हाट? I, एंटी क्लॉकवाइज I, इट विल बी I। आई डॉट आई बच्चों क्या होता है? 1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ये। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट्स, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज़ आपने देखी। अब बात करते हैं बच्चों आपके लिए लास्ट जो हमने लाया है होम टास्क, आपने इसको अटैम्प्ट करना है इजीली। सो होम टास्क आपके लिए ये है कि इफ ए डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा के, नल वेक्टर या ए बी के। बच्चों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट, यानी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।